नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। इस समय देश में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो लगातार चर्चा के केंद्र में बनी हुई हैं। फिर चाहे वो राहुल गांधी का तमाम अलग-अलग वर्ग के लोगों को बुला करके मिलना, उनके मिलने से सरकार को हो रही दिक्कतें, जो सरकार में बैठे हुए तमाम नेता हैं भारतीय जनता पार्टी सहित पूरे एनडीए के, उनको क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्यों दिक्कतें हो रही हैं। इसके साथ-साथ इस समय संसद के दोनों सदन की बात अगर हम करें, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, उनके जो स्पीकर्स हैं, उनकी भूमिका पर जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी कार्यशैली को लेकर के जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें इस समय लगातार विमर्श में बनी हुई हैं, जिन पर लोग बात कर रहे हैं। लोग उनको समझना चाहते हैं कि क्या कुछ ये सारी चीजें क्या कह रही हैं इस समय। देश की राजनीति पर इन सारी चीजों का क्या कुछ असर आ रहा है, आम आदमी पर इसका क्या कुछ असर आ रहा है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, इनको हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। हमारे साथ जैसा आप देख पा रहे हैं अतुलजीत सर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। मैं सर शुरुआत करूंगा राहुल गांधी को लेकर के। राहुल गांधी हालांकि इस समय जो है संसद के जो दोनों सदन के स्पीकर्स हैं, उनकी बहुत बातचीत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं शुरुआत राहुल गांधी से करना चाहूंगा। सर, राहुल गांधी लगातार, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, इसके अलावा वो समय समय पर जिस तरीके से तमाम अलग अलग लोगों के साथ जाकर के मिलते हैं, चाहे वो कभी किसानों से मिलने चले जाते हैं, कभी मजदूरों से मिलने चले जाते हैं, तो कभी मोची से मिलने चले जाते हैं। किसानों को अभी उन्होंने संसद के अंदर बुलाया था। कोर्ट के आदेश के बाद भी किसानों के लिए रास्ते नहीं खोले जा रहे थे, लेकिन उन्होंने संसद बुला लिया। इसको लेकर के सरकार को दिक्कत होने लगी। सरकार नहीं चाहती थी कि किसान संसद के अंदर जाएं। उसके बावजूद भी राहुल गांधी के शायद इंटरवेन करने से मामला बना और संसद के अंदर किसान पहुंचे। आखिर सरकार को क्या दिक्कत होती है इस तरीके के वर्ग के लोगों से अगर राहुल गांधी मिलते हैं, तो सरकार को क्या समस्या है इसमें? देखिए, धन्यवाद राम प्रकाश राय जी। आपने एक बड़ा गहन सवाल पूछा कि सरकार को दिक्कत क्या है राहुल गांधी से। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, जब मनु भाकर पे सरकार कहती है हमने इतने करोड़ रुपए खर्च किए, उनकी ट्रेनिंग कराई, उनको शूटर बनाया और 2 कांस्य पदक अगर वो जीत के आई हैं तो सरकार की उपलब्धि है। पर वो अपने परिवार के साथ पहले सोनिया गांधी को मिलती हैं और फिर राहुल गांधी को मिलने उनके ऑफिस जाती हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के। तो इस पे प्रधानमंत्री मोदी और पीएमओ को बड़ा आघात होता है कि ये पीएमओ को मिलने के लिए क्यों नहीं गई, या पीएम से मिलने क्यों नहीं गई, पहले सीधे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास क्यों गई। तो ये तय हो जाता है कि इस टाइम पब्लिक की जो पल्स है, लोगों की जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको राहुल गांधी सुन रहे हैं। राहुल गांधी एक ऐसा रोल अदा कर रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री नहीं अदा कर पा रहे हैं, क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं है। वो मन की बात रेडियो से बताते हैं, वो टेलीफोन पर भी किसी से बात करते हैं तो वो सब पूरा भारतवर्ष सुनता है, 140 करोड़ लोग सुनते हैं। जब वो कहते हैं कि मैंने रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दी और स्टूडेंट्स को मैंने वहां से इवैक्यूएट कर लिया, तो लोग उन पर यकीन करते हैं। जब वो ये कहते हैं कि मैं विश्व गुरु हूं और नॉन बायोलॉजिकल हूं, मुझे मेरी माँ के जाने के बाद ऐसा एहसास होता है कि मैं तो जन्मा ही नहीं, मैं तो उत्पन्न हो गया, तो कुछ लोग उसका भी विश्वास कर लेते हैं। कुछ 19-20% लोग हैं जो मोदी जी की हर बात का विश्वास करते हैं। पर बाकी के जो 80% हैं, जो मोदी जी की विकास के मॉडल पर मोदी जी को वोट कर रहे थे, जो मोदी जी के 15 लाख अकाउंट में आएंगे उस पर वोट किया था, जो 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे पे वोट किए थे, उन लोगों का विश्वास जो है मोदी सरकार से उठता जा रहा है। और इसका सीधा जीता जागता उदाहरण है कि जब किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पे बैठे थे और उन्हें हाईकोर्ट से, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में उनके फेवर में डिसीजन नहीं आया कि उनको जाने दिया जाए। क्योंकि देखिए, इस लोकतंत्र में हमें प्रोटेस्ट करने की आजादी, और इस बात का पुष्टि जो है, अरुण जेटली जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते थे जब यूपीए 2 की सरकार थी, और जब उनसे पूछा गया कि भाई आप लोग हर बात पे जो है यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो कहते हैं लोकतंत्र प्रोटेस्ट से ही बचता है। आज यही सरकार, मोदी सरकार, उस प्रोटेस्ट को बिल्कुल खत्म करने पे लगी हुई है, ताकि लोग ना प्रोटेस्ट कर सकें। और लोकतंत्र की बहाली कैसे होगी जब प्रोटेस्ट नहीं होगा, जब सरकार के कामों पर लोग सवाल नहीं खड़े करेंगे। आपने देखा कितने जर्नलिस्ट जेल भेज दिए गए। आज उमर खालिद को जेल में बैठे 5 साल हो गए, उनकी बेल नहीं हो रही है, जस्ट बिकॉज वो सरकार को एक्सपोज कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें सरकार जो है वो अपने आप को छुपती छपाती नजर आ रही है। और राहुल गांधी के पास, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, जिनकी सीवेज
ऑन ड्यूटी सीवेज साफ करते हुए जिनकी मौत हो गई, या वो SC ST के लोग हों जिनको बांटो और राज करो की राजनीति अपनाकर बीजेपी ने अलग थलग सा कर दिया और सोशल जस्टिस के नाम पे जाति जनगणना कराने को भी तैयार नहीं है, और राहुल गांधी ने चैलेंज कर दिया है। तो जो राहुल गांधी ने चैलेंज किया है उसको पीएम मोदी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और पब्लिक भी अब उनके साथ खड़ी मिल रही है, शायद इसी का डर उनको सता रहा है। जी राम जी, मुझे सर एक चीज बताएं, अभी आपने जो बात कही या जो समस्या वाली बात या मनु भाकर को लेकर के आपने उदाहरण दिया, यहाँ मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। सर, मनु भाकर पदक जीत करके आती हैं, सोनिया गांधी से मिलती हैं, राहुल गांधी से मिलती हैं। एक तो खिलाड़ी अगर कोई भी हो, चाहे वो किसी भी स्तर पर कोई मैच खेल करके आया हो, जीत करके आया, वो पहले किससे मिलना चाहता है, ये उसका क्या अपना स्वविवेक नहीं है? दूसरा, ये भी मैं समझना चाहता हूँ, मनसुख मंडाविया जो खेल मंत्री हैं, उनसे सदन के अंदर जो सवाल पूछे गए, उन्होंने उसका आंसर नहीं किया। उन्होंने आंसर ये किया कि खिलाड़ियों पर कितना पैसा खर्च होता है। उन्होंने ये बताया कि भाई विनेश फोगाट के ऊपर कितना पैसा हमने खर्च किया। क्या सरकार ये बताना चाहती है कि पैसा सरकार, इसके बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे वो खेल मंत्री हो या जो लोग मनु भाकर के सोनिया गांधी से मिलने पर जिनको दिक्कत है, उनके घर का पैसा खर्च हुआ? क्या ये पैसा टैक्स पेयर्स का नहीं था, देशवासियों का नहीं था? तो ये किस तरीके से, आखिर किस अधिकार से कोई ये ऑब्जेक्शन कर सकता है कि मनु भाकर किससे मिलेंगी और विनेश फोगाट वहां पर गई हैं तो किस पैसे से गई हैं? ये जताने की जरूरत क्यों पड़ रही है सरकार को, दोनों चीजें? आपके सवाल का जवाब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब संसद का निर्माण हुआ, नई संसद का निर्माण हुआ, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 22,000-23,000 हजार करोड़ का अनुमानित खर्चा था, और मुझे लगता है उसका खर्चा कहीं ज्यादा हुआ है। अभी तक उसका CAG ऑडिट हुआ नहीं हुआ, मैं जानता नहीं। तो उसमें जब पहला विधेयक रखा जाना था, तो विधेयक क्या रखा गया था कि वंदना अधिनियम बिल, महिला वंदना अधिनियम बिल 33% आरक्षण का, उस बिल को बड़ा सर्वसम्मति से पास किया गया। उसके पहले संगोल की राजनीति हुई, साधु संतों को बुला के उसका अनावरण किया गया, जबकि राष्ट्रपति महोदय क्योंकि हेड ऑफ स्टेट है उनको बुलाया ही नहीं गया। और उसके बाद जो सबसे बड़ा कांड उन्होंने किया, 145 मेंबर पार्लियामेंट्स को बाहर करके उन्होंने आनंद फानन में नया भारतीय अधिनियम और IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट और CRPC की धाराएं चेंज करके नए लेजिस्लेशन 1 जुलाई से लागू कर दिए। अब आप ये बताइए कि जो संसद का निर्माण करवाता है टैक्स के पैसे से, उसको वो अपना पैसा समझता है, उसको वो अपना घर बनाता है, उसको कहता है कि मेरी पार्लियामेंट में वही रहेगा जो मुझसे एग्री करेगा। और आपने देखा स्पीकर का भी कंडक्ट, जिस तरीके से जगदीप धनखड़ राज्यसभा को चला रहे हैं, उनसे बहुत सीनियर लोग वहां पे 5-5 बार 6-6 बार के MP हैं, और उन्होंने खड़गे साहब की नेशनलिज्म पे सवाल खड़ा कर दिया। तो ये सीधा आघात क्या SC ST के लोगों को या शेड्यूल ट्राइब के लोगों को नहीं है? और जिस तरीके से जगदीप धनखड़ वहां पे कॉमेडी सर्कस करते हैं, जिस तरीके से लोगों से वो बिहेव करते हैं, और जिस तरीके से वो लोगों को उद्बोधन करते हैं उल्टे सीधे नाम लेकर, और वो सोचते हैं अच्छा वो करें तो जोक है, और दूसरा अगर उनको कहे कि भाई आपका ये कंडक्ट ठीक नहीं है, तो उस पर वो कहते हैं आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले। तो ये जो हाई हैंडेड अप्रोच है लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर्स की, ये वही दर्शाती है कि एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम द टॉप। अगर देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरीके का कंडक्ट करेगा, तो उसके सेना के सेनापति भी ऐसा ही करेंगे। और यही आप देख रहे हैं कि संसद में जिस तरीके का बिहेवियर और जिस तरीके का बिजनेस कंडक्ट कराया जा रहा है, जो सरकार के नियमावली, जो जिस तरह से सरकार चलनी चाहिए उस नियमावली से लोकतंत्र नहीं चल रहा है। और जो लोग आपके सवाल खड़ा करते हैं, आप उनको, जॉन ब्रिटास उस दिन अपनी स्पीच दे रहे थे तो पीयूष गोयल ने कहा यू आर अ जोकर। पीयूष गोयल एक मंत्री हैं, ये तो है नहीं पहली बार सांसद बने हैं, तो उनको वो जोकर कहना और धनखड़ साहब को उसको एक्सपंज करना और अमित शाह का वहां पे मौजूद होना, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि सरकार डराने पे लगी हुई है कि तुम बाहर निकलो और ED CBI तुम्हारे घर आएगी। तो इस तरीके का जो डर का माहौल ये पैदा कर रहे हैं, इस इलेक्शन में साफ हो गया। जब पब्लिक आपसे नहीं डर रही तो सांसद क्यों डरेंगे भाई आपसे? जी राम प्रकाश जी सर, अभी एक मामला आया जो बिल पेश किया गया बोर्ड को लेकर के सदन के अंदर, लोकसभा में। वो 11 साल में एक पहला ऐसा बिल था जो है वो JPC को भेजना पड़ा। वो कमेटी भी JPC की फॉर्म कर दी गई, और उस कमेटी में भी बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं। उसमें निशिकांत दुबे साहब हैं, उसमें तेजस्वी सूर्या साहब हैं। मतलब इस तरीके के नाम उस JPC में बनाए गए हैं जो एक इतने बड़े एक सेंसिटिव मामले के ऊपर जो JPC बनी है। खैर सर, ये पहला बिल है
आखिर क्यों जरूरत पड़ गई सरकार को भेजने की? क्या राज्यसभा में वो अपने जो आंकड़े हैं, जो वो कमजोर हुए हैं, उनको देख करके उन्होंने भेजा, या फिर नीतीश और नायडू साहब ने मिलकर के हाथ बांध दिए हैं कि नहीं नहीं, ये आप नहीं कर पाएंगे, आपने ये किया तो हम जो है इलेक्शन हार जाएंगे, हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगे आप? देखिए, जब फुटबॉल का सेलिब्रिटी मैच होता है तो उसमें एक तरफ टीम होती है जिसको प्रैक्टिस कम होती है क्योंकि वो सेलिब्रिटीज होते हैं, और दूसरी तरफ नेशनल टीम होती है जो खेलती है फुटबॉल है, और उस मैच में सेलिब्रिटीज जीत जाते हैं क्योंकि उनको जितवाया जाता है। तो ये जो वक्फ बोर्ड का और नए नए जो बिल्स लेके आए जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड का बिल क्या है भाई? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का लॉ जो है 1964 से, देश आजाद हुआ, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी, राइट टू प्रॉपर्टी हमारे फंडामेंटल राइट्स में थे, फिर उसको हटा दिया गया। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो आदमी ज़कात में या जो आदमी अपने स्वेच्छा से अपनी कम्युनिटी को देता है ताकि वहां कब्रिस्तान बने, वहां की रिलीजियस एक्टिविटीज हो, वहां मदरसे बने, स्कूल बने। अब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के सर्टेन लॉज हैं, वो सर्टेन लॉज के थ्रू लेजिस्लेटेड है। वो प्रॉपर्टी किसी को बेची नहीं जा सकती। वो 3 तरीके से बनती है, एक फैमिली वक्फ बनता है, एक कॉर्पोरेट वक्फ बनता है और एक पब्लिक वक्फ बनता है। उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशन से वो वक्फ बोर्ड चल रहे हैं। एक तरफ तो मुकेश अंबानी का मकान जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी पे बनता है, अंटीला का, जहां पे उनका पूरा परिवार रहता है। कोई उन भले मानस से पूछे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को अधिकार कैसे किया? क्या ये फैमिली वक्फ प्रॉपर्टी थी जिसको मुकेश अंबानी ने टेक ओवर किया? और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह वक्फ बिल लाया इसीलिए गया ताकि मुकेश अंबानी चाह रहे थे कि वक्फ पे प्रॉपर्टीज का कंट्रोल हो जाए और मेरा घर भी बच जाए। हालांकि ये बहुत हल्का मुझे लगता है आर्गुमेंट, पर मेन चीज ये है कि आपको जान के हैरानी होगी, लाखों करोड़ों एकड़ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में अवेलेबल है, और ये लेजिस्लेशन 1964 का है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी मान्यता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तमाम फैसले किए हैं कि वक्फ इज अ वक्फ, यू कैन नॉट चेंज इट। अब ये लेजिस्लेशन के थ्रू वक्फ प्रॉपर्टीज में अपने लोगों को बिठाकर उन प्रॉपर्टीज पे अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपने स्कूल खोलना चाहते हैं, अपने मॉल्स खोलना चाहते हैं, ये इनकी मंशा है। रियल स्टेट को, लैंड एक्विजिशन एक्ट को जिताना पाना इनकी सबसे बड़ी जो है वो कमी रही, और उसको अब किसी और तरीके से ये जमीन को हथियाकर कॉर्पोरेट्स के हाथों सौंपना चाहते हैं। ये तो आपने देख लिया, देश के सारे संसाधन कॉर्पोरेट्स के पास है, देश के सारी एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, पावर जनरेशन, जरूरत का सामान, देश की आड़त का सामान, देश की सब्जी साग, सब कुछ जो है वो कॉर्पोरेट्स के हाथ में चली गई। अब चूंकि राज्यसभा में इनकी स्ट्रेंथ 15 जुलाई को कम हो गई, इनके पास सिर्फ वहां पे 86 लोग हैं बीजेपी के पास, और एनडीए की अगर पूरी स्ट्रेंथ बना लें तो वो 101 हैं। उसमें 2 इंडिपेंडेंट भी आते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। उसमें 7 नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं वो बीजेपी के फेवर में वोट करते हैं। और ऑपोजिशन के इंडिया अलायंस का अगर लें तो इंडिया अलायंस के पास 87 मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, जिसमें उनके घटक दल आते हैं। कांग्रेस के 26 हैं, टीएमसी के 13 हैं, आप पार्टी और डीएमके के 10-10 हैं, और नॉमिनेटेड 7 सदस्य मैंने आपको बताया। आरजेडी के 5 हैं, बीआरएस, सीपीएम, जेडीयू, एआईडीएमके और एसपी के 4-4 हैं, जेएमएम इंडिपेंडेंट के 3 हैं, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एनसीपी और सीपीआई और आईयूएमएल के 2 ईच हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ वहां की 245 की टोटल स्ट्रेंथ है और करंट स्ट्रेंथ उसमें 226 है। 19 पे अभी इलेक्शन होने हैं, जिसमें झारखंड, हरियाणा और कुछ स्टेटों में अभी दोबारा से राज्यसभा के इलेक्शन होने हैं, क्योंकि वहां पे उनकी मेजोरिटी नहीं है। उनको पता है वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर। अब आप देखिए, टीडीपी एक तरफ आंध्र प्रदेश में उन्हीं मदरसों को, उन्हीं वक्फ प्रॉपर्टीज पे बने हुए मस्जिदों को, मौलानाओं को कॉम्पनसेशन या रिटेनरशिप देने की बात करती है, और दूसरी तरफ वक्फ प्रॉपर्टी के कंट्रोल के लिए ये सरकार लड़ रही है। तो टीडीपी कैसे समर्थन कर देगी? जेडीयू जो कि एक सेकुलर सोशलिस्ट पार्टी है, उन्हीं पसमंडा मुसलमानों के, उन्हीं पिछड़े जाति जनजातियों के वोट पर पार्लियामेंट में अपने 14-16 एमपी लेके आती है, तो वो कैसे इस वक्फ बिल का सपोर्ट कर देगी? तो जेपीसी बनाने का मतलब ही यही है कि आप क्या कर रहे हैं, आप उस मैच में आपने जो प्लेयर्स हैं आपके साथ के, आपको क्योंकि उनको बिजी रखना है, उनको एंगेज रखना है, आपने उनको फुटबॉल, उनको एक्स्ट्रास में डाल दिया है, और 2-2 करके आप उनको बुलाते हैं कि तुम गोलकीपर बन जाओ, तुम फॉरवर्ड बन जाओ, तुम बैकवर्ड बन जाओ, उनको मैच खिला रहे हैं। तो बेसिकली मेन मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने जब यूपीए सत्तू की सरकार थी तो मनरेगा बजट पर कहा था कि ये देखिए, देश की सरकार जो है
गड्ढे खुदवाने का काम करती है और टैक्स के पैसे, राजस्व के पैसे का इस्तेमाल करती है। आज वही बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार के अंडर जब अल्पमत में आई और कोलिशन गवर्नमेंट उनकी बनी, तो अब वो मनरेगा मजदूर की तरह गड्ढे खोद रही है। वक्फ प्रॉपर्टी के, मुस्लिम पर्सनल लॉ के, माइनॉरिटीज के जो हक हैं उनको, उनकी अदायगी ना करके उनको कटल करने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लग रहा है ये सरकार अब मनरेगा मजदूर बन गई, वही मनरेगा मजदूर बन गई जिसका जिक्र मोदी जी ने किया था। हालांकि मनरेगा मजदूर अपनी मेहनत मशक्कत का पैसा मांगता है, राइट टू वर्क एक्ट में 100 दिन का काम मांगता है। मनरेगा मजदूर की कोई कमी नहीं है, पर जिस मनरेगा मजदूर की व्याख्या ये की थी मोदी जी ने, आज मुझे वही मनरेगा मजदूरी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह नजर आ रहे हैं। जी सर, इस समय एक चर्चा सोशल जस्टिस को लेकर के भी है। कहा यह जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद SC/ST का जो मामला चल रहा था वर्गीकरण का, उस पर सरकार कुछ कदम उठा सकती है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल उसके विरोध में भी थे। क्या खेल चल रहा है इसमें? अब कई जो दल हैं जो दलित और इस तरीके की राजनीति करते हैं जाति आधारित, उनका कहना ये है कि सरकार ने जानबूझ करके ऐसा किया है, सरकार पर भी उसमें आरोप आ रहा है। इसका जो मतलब, इसको कंप्लीटली अगर समझा जाए तो ये क्या खेल चल रहा है, इसमें किसका नुकसान हो रहा है, जनता, जो सामान्य जनता है उसको, उसके ऊपर आखिर ये फैसले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो कितना सही है, कितना मतलब, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो हम सवाल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन लाभदायक कितना है, कितना नुकसानदायक है, कुल मिला के समझना चाहते हैं। देखिए, जो बात वर्गीकरण की है SC/ST कैटेगरी में, आपको याद होगा OBC में क्रीमी लेयर को डिफाइन कर दिया गया था कि जो फायदा ले चुके हैं रिजर्वेशन का, उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए, और उनके बच्चों को आगे जो है, क्योंकि उनके पास साधन उपलब्ध हैं अच्छी स्कूलिंग के, अच्छी पढ़ाई करने के, कोचिंग के, तो उनके बच्चों को नॉर्मल जनरल कंपटीशन में तैयारी करके एग्जाम में पास होना चाहिए। चलिए वो बात मान ली। आपने ये कहा कि वो क्रीमी लेयर जो है वो जो प्रमोशनल पोस्टिंग्स हैं उसमें भी उसके हकदार नहीं रहेंगे, हालांकि वो स्ट्राइक डाउन हो गया था सुप्रीम कोर्ट में। इंदिरा साहनी जजमेंट में वर्गीकरण किया गया था, पंजाब की सरकार ने वर्गीकरण किया था कि 27% OBC रिजर्वेशन जो है, सॉरी, जिसमें SC रिजर्वेशन 15% है और ST उसमें करीब 3% आते हैं, तो उनकी रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ कुछ ही वर्ग हैं जो रिजर्वेशन का फायदा ले सकते हैं। बाकी वर्गों को तो अभी तक पढ़ाई लिखाई, स्वच्छ पानी या अच्छा खाना, या उनके यहाँ कुपोषण बहुत ज्यादा है तो स्टंटिंग वेस्टिंग भी सबसे ज्यादा SC/ST के समाज के उन वर्गों में होती है। तो उनको आइडेंटिफाई करके लास्ट माइल जो बेनिफिट है वो पहुंचाने का काम होना चाहिए। तो ये तो अच्छी नीयत से काम किया पंजाब की सरकार ने। इसमें कुछ डिस्प्यूट्स उठी तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। उसमें 4 केस थे, एक आंध्र प्रदेश का केस था, एक महाराष्ट्र का था, एक पंजाब का था। तो उसमें जब 7 जज की बेंच बैठी, उसने अपनी ही 5 जज की बेंच का फैसले को ओवरटर्न कर दिया कि जो 5 जज की बेंच ने फैसला दिया था कि SC/ST में क्योंकि होमोजीनियस ग्रुप है, उसमें अगर हम वर्गीकरण करने की कोशिश करेंगे तो उसमें मतभेद पैदा हो सकते हैं, कम्युनिटीज में आपस में मतभेद हो सकता है या लड़ाई हो सकती है। तो बजाय उस होमोजीनियस ग्रुप को ना छेड़ा जाए और उसको वैसे ही रहने दिया जाए। तो ये 5 जज की एक जजमेंट थी जिसपे 7 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल जज बैठी, और उन्होंने, जस्टिस गवई ने इस मामले में ये कहा कि SC/ST में वर्गीकरण से कोई होमोजेनिटी खराब नहीं होती, क्योंकि बहुत 70 साल बीत जाने के बाद भी कई कम्युनिटीज को बिल्कुल कोई बेनिफिट नहीं मिला है, और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए या इस बारे में कोई एक्शन लेना चाहिए। तो ये उनकी टिप्पणी थी, कोई आदेश नहीं था। उस टिप्पणी पर बहुत सारे प्रक्रियाएं आपने देखी, ऑपोजिशन की भी आई, उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की प्रतिक्रियाएं आई। किसी ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, वर्गीकरण एक बार हो जाना चाहिए ताकि क्लियर हो जाए कि कौन से वर्ग हैं जिनको अभी तक कोई फायदा नहीं मिला है या जिनको बेनिफिट नहीं मिला है। कुछ लोगों ने कहा कि क्रीमी लेयर को हटाना बिल्कुल नहीं चाहिए, उनको आखिरी पायदान पे कर दीजिए। मान लीजिए कि कोई नॉट फाउंड सूटेबल आता है दूसरे वर्गों से, तो क्रीमी लेयर का ही SC/ST का रिजर्वेशन उसी में रह जाए, उसको जनरल कैटेगरी में न डाला जाए। कुछ लोगों ने इस बात पे भी सवाल किया गया कि EWS कैटेगरी जो 10% बनाई है, वो 50% सीलिंग तो सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी तोड़ चुकी है, क्योंकि 50% सीलिंग आपने रिजर्वेशन की रखी थी तो 10% आपने EWS कर दिया। अब EWS जो है वो अपर कास्ट के लिए है, जो 8 लाख से नीचे इनकम ग्रुप में है। एक तरफ तो आप 5 से 7 लाख रुपए इनकम कैटेगरी में टैक्स लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स लेते हैं, इनकम टैक्स लेते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि उनको जो है वो EWS कैटेगरी में माना जाना चाहिए।
और फिर बहुत सारे केसेस आए जिसमें सिविल सर्विसेज IAS ऑफिसर्स EWS के सर्टिफिकेट बनवाकर, विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवाकर PCS की परीक्षा में क्लियर होकर, और जबकि वो अच्छे खासे परिवारों से आते हैं जिनके पास जायदाद है, जमीन है। उसमें एक पूजा केरकर का केस हुआ और उसके बाद तमाम केस सामने आए कि किस तरीके से IPS क्लियर किए बच्चे EWS का सर्टिफिकेट बनाकर IAS, बिकॉज IAS जाहिर सी बात है ज्यादा पावर है, ज्यादा पैसा कमाने का तरीका है। तो अब बात यह आ जाती है कि SC ST वर्गीकरण पर पॉलिटिक्स कौन खेल रहा था, SC ST वर्गीकरण पर पॉलिटिक्स कौन खेल रहा था। और अब बीजेपी के MPs को ऐसा क्या अंदेशा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी के पास वो गुहार लगाने गए कि SC ST में वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। जाति जनगणना पर इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी ने उनको चैलेंज कर दिया कि जाति जनगणना करानी मस्ट है, क्योंकि 72% हिस्सेदारी उस समाज की आती है जिसकी आप जनगणना नहीं करना चाहते। असली लाभार्थी वर्ग वो है। पर आप क्या कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन देके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं। आप नौकरियां नहीं दे सकते, आप नौकरियां क्रिएट नहीं कर सकते, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए पास करने के लिए आपकी विल पावर नहीं है। पर आप खुद को OBC बताते हैं, आप खुद को गांची बताते हैं, आप खुद को पिछड़े समाज का नेता बताते हैं। पर जब पिछड़े समाज की बात आती है तो उस बात को आप आगे नहीं करना चाहते। आपने देखा 400 पार का नारा देने के बाद ये सरकार का एंटी रिजर्वेशन स्टांस बहुत क्लियर हो गया और तमाम विषयों पर आपने निशिकांत दुबे का नाम लिया। मैं आपको बता दूं, निशिकांत दुबे जैसे बहुत सारे इनके नेता हैं जो आरक्षण के खिलाफ हैं, जो कहते हैं आरक्षण नहीं होना चाहिए। और कई इनके नेता थे जो इनके अयोध्या में, फैजाबाद में जो इनके कैंडिडेट हार गए, लल्लू सिंह, वो तो साफ साफ कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन बदली जानी चाहिए। जब लोगों को आगाज हुआ कि लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की तैयारी हो रही है, तभी तो ये 240 पे रह गए। और अब SC ST में वर्गीकरण तो छोड़िए, ये रिजर्वेशन प्रॉपर वे में देना ही नहीं चाहते। आपने कितने पीछे देखे होंगे, कई दिनों में चीजें आ रही हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में, जब नौकरियां निकलती हैं, कुछ नौकरियां निकलती हैं, हजारों की संख्या में लोग अप्लाई करते हैं, तो खासकर OBC SC ST वर्ग की नौकरियों में कहा जाता है नॉट फाउंड सूटेबल। मतलब इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं, ओवर क्वालिफाइड लोग हैं, MA MTech PhD, तो आपको नॉट फाउंड सूटेबल, और जनरल कैटेगरी में आपको सूटेबल कैंडिडेट मिल जाते हैं। तो ये और कुछ नहीं है, जनरल सीटों में SC ST के अधिकार क्षेत्र खत्म करके और उनकी जो रिजर्वेशन है उसको ये सिर्फ अपर कास्ट लोगों में देना चाहते हैं, अपने लोगों में देना चाहते हैं, और बैकडोर से अपने ही लोगों को, अपने पदाधिकारियों के बच्चों को ये IAS PCS अफसर बना के और पूरी नौकरशाही अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। इससे ज्यादा ये इनके पास कुछ और है नहीं करने के लिए। जी चलिए, निश्चित तौर पे ये जो खेल हैं वो धीरे धीरे जनता भी काफी हद तक समझती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आतम जी सर इन महत्वपूर्ण विषयों पर हमसे चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच।